जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हादी बिन महदी बिन जाफर मंसूर के बारे में पढ़ेंगे। ये बनु अब्बास का अ, तीसरा खलीफा है। तो हादी बिन महदी बिन मंसूर सन 147 में बमकाम रे खैजरान के बतन से पैदा हुआ। खैजरान बर्बर की रहने वाली एक परस्तार थी जो महदी की ममलूका थी। जब उसके पेट से हादी और हारून पैदा हुए तो महदी ने उसको आज़ाद करके उसके साथ सन 159 में निकाह कर लिया था। खलीफा हादी ने तख्त नशीन होकर अपने बाप की वसीयत के मुवाफिक जनादिका की खूब खबर ली और उनके कत्लो इस्तेसाल में कमी नहीं की। खलीफा हादी की तख्त नशीनी के वक्त सूबों और विलायतों के हाकिम इस तरह थे: मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब, यमन में इब्राहिम बिन मुस्लिम बिन कुतैबा, मक्का व ताइफ में अब्दुल्ला बिन कसम, ये कुसम है मेरे ख्याल में, यमामा बहरीन में सुवैद कायद खुरासानी, अम्मान में हसन बिन सुलैम हवारी, कूफा में मूसा बिन ईसा, बसरा में इब्न सुलेमान, जुरजान में खलीफा हादी का आज़ाद करदा गुलाम हज्जाज, कॉमस में ज़ियाद बिन हसान, तबरस्तान में साले बिन शेख बिन उमैरा असदी, मूसल में हाशिम बिन सईद बिन खालिद। हाशिम को हादी ने उसकी कज खलकी के सबब माजूल करके अब्दुल मलिक बिन साले बिन अली हाशमी को मोसुल की हुकूमत पर मामूर किया था। तो ये कुछ खलीफा और उसके नाम, गवर्नर के और आमिलों के नाम हैं जो हादी की तरफ से मुख्तलिफ सूबों पर और शहरों पर मुतय्यन थे। हुसैन बिन अली का खुरूज। हुसैन बिन अली बिन हसन मुसल्लस बिन हसन मुथन्ना बिन अली बिन अबी तालिब और हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन, उनके चचा यहया बिन अब्दुल्ला बिन हसन और दूसरे आले अबी तालिब ने मिलकर हुकूमत अब्बासिया के खिलाफ खुरूज की साजिश की। ये जो हुसैन बिन अली हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं। अ, हम ऊपर काउंट भी कर सकते हैं कि कौन सी नस्ल बनती है। तो ये हज़रत अली हैं। तो ये हसन मुसन्ना है, ये हसन मुसल्लस हैं। और एक, दो, तीन, चौथी नस्ल है हज़रत अली की। ठीक है। हज़रत हज़रत अली की चौथी नस्ल है। तो हज़रत अली के बेटे हसन थे, उनके बेटे फिर आगे हसन थे, उनके बेटे अली थे और अली के बेटे हुसैन थे, यानी चौथी नस्ल है। उन्होंने बनो अब्बास के खिलाफ हुकूमत गिराने की कोशिश की और ये बात करार पाई थी कि सन 159 के मौसम हज में खुरूज करना चाहिए। मगर अय्याम हज से पहले ही मदीना के आमिल उमर बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला से इन लोगों की कुछ अनबन हो गई। उन्होंने खुरूज करके आमिल मदीना के मकान का मुहासरा करके हुसैन बिन अली बिन हुसैन मुसल्लत के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी और अहले मदीना में इस बैत में शामिल होने लगे। इसी अथना में खालिद यजीदी 200 आदमियों की जमीर से आ पहुंचा। दूसरी जानब से उमर बिन अब्दुल अजीज भी मुहासा से निकल कर और एक जमात को हमरा लेकर मस्जिद की तरफ, जहां हुसैन बिन अली के हाथ पर बैत हो रही थी, आ पहुंचा। जो लोग मस्जिद में मौजूद थे उन्होंने मुकाबला किया। इस लड़ाई में खालिद यजीदी, याह्या और अदरीस पिसराने अब्दुल्ला बिन हसन के हाथ से मारा गया। इसके मारे जाते ही सबको शिकस्त हुई और हुसैन बिन अली की जमात ने बैतुल माल का दरवाजा तोड़कर सरकारी खजाना लूट लिया। अगले दिन बनु अब्बास के हामियों ने जमा होकर फिर मुकाबला किया। कई रोज तक मदीना में लड़ाई का यह सिलसिला जारी रहा। आखिर हुसैन बिन अली ने सब खारिज करके मदीना पर कब्जा कर लिया। 21 रोज तक मदीना में क्याम करके मक्का की जानब कूच किया। मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर मुनादी करा दी कि जो गुलाम हमारे पास आएगा हम उसको आज़ाद कर देंगे। यह सुनकर गुलामों का एक गिरोह हुसैन बिन अली के गिर्द फराहम हो गया। इसी साल सुलेमान बिन मंसूर, मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अली, अब्बास बिन मोहम्मद बिन अली, मूसा व इस्माइल पिसराने ईसा बिन मूसा वगैरह अब्बासिया खानदान के चंद आदमी हज के लिए आए। इन लोगों के रवाना होने के बाद हादी के पास हुसैन बिन अली के खबर की खरूज पहुंची।
ہادی نے فوراً محمد بن سلیمان کو ایک خط لکھا کہ تم اپنے تمام ہمراہیوں کو لے کر حسین بن علی کا مقابلہ کرو۔ محمد بن سلیمان اپنے ساتھ کچھ فوج بھی لایا تھا۔ محمد بن سلیمان نے مقام ذی طوا میں سب کو فراہم کر کے لشکر کو باقاعدہ مرتب کیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ ادا کیا۔ وہاں مختلف صوبوں اور ملکوں سے جو سرداران عباسیہ حج کے لیے آئے تھے وہ سب محمد بن سلیمان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوم الترویہ، وہ مقام، یہ کیا لکھا ہوا آپ کے پاس مقام؟ سر ایک منٹ، جی جی سر، یہ لکھا ہوا ہے یوم التراویح لکھا ہوا ہے، اس کے آگے مقام نفخ، مقام فاخا ہے، ٹھیک ہے، مقام فخ فا، ہوگا شاید۔ جی 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 فا، یوم ترویہ جو ہے اس دن کو کہتے ہیں جس دن حاجی احرام باندھ کر مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ 8 ذی الحجہ کا دن بنتا ہے۔ اور یہ ترویہ نہیں ہے، ترویحہ ہے، ہاں اس کے اندر مس ہے۔ ترویح، اچھا سر، ہم۔ میں صف آرائی اور جنگ ازمائی کی نوبت پیش آئی، بہت سے آدمی مارے گئے، آخر حسین بن علی کو شکست ہوئی اور ان کے امراہی فرار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حسین بن علی کا سر لے کر آیا، ان کے ہمراہیوں کے قریب 100 سر جمع کیے گئے، انہی میں سلیمان برادر محمد مہدی کا سر بھی تھا۔ ہزیمت یافتہ لوگ میدان سے بھاگ کر حجاج میں شامل ہو گئے۔ ادھر محمد بن سلیمان نے امان کی منادی کرا دی۔ حسن بن محمد بن عبداللہ امان کی منادی کے بعد گرفتار ہوا، اس کو موسیٰ بن عیسیٰ نے قتل کر دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس پر اظہار ناراضگی کی اور ہادی کو بھی جب یہ بات معلوم ہوئی تو موسیٰ بن عیسیٰ کے مال و اسباب ضبط کر لیے۔ اس لڑائی میں ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب برادر محمد مہدی بھی بچ کر نکل گیا تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر مصر پہنچا، وہاں صالح بن منصور کا آزاد کردہ غلام واضح محکمہ ڈاک کا افسر تھا، اس کو آل ابی طالب کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس نے ادریس کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار کرا کر بلاد مغرب کی طرف روانہ کر دیا۔ وہاں ادریس شہر دلیلہ مضافات طنجہ میں پہنچا اور بربریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اس کی اولاد کا حال آئندہ جاتگانہ بیان ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ہوا کہ یہاں پر ایک آدمی جس کا نام کیا نام ہے لکھا ہوا ادریس بن عبداللہ، اس نام کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ادریس بن عبداللہ بن حسن، یعنی کہ حضرت علی کی کون سی نسل بنے گی یہ؟ حضرت علی یہاں پر ہیں، 1 2 3، یہ بھی چوتھی نسل بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کی چوتھی نسل سے ادریس ایک شخص ہیں، وہ اس سارے مارکے کے اندر جو یہاں پر ہو رہا تھا حج کے دنوں میں اس سے بچ گئے۔ بچنے کے بعد وہ مصر گئے، مصر سے وہ وہاں پر طنجہ اسپین کی طرف گئے اور اسپین میں جا کر لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اور طنجہ جو کہ اسپین میں ہے وہاں پر آلریڈی بنو امیہ کی حکومت قائم ہے، تو اس کا جو حال ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ چند روز کے بعد خلیفہ ہادی کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ واضح نے ادریس کو مغربی طرف بھگا دیا ہے، چنانچہ ہادی نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرا کے قتل کرا دیا۔ ادریس بن عبداللہ کا دوسرا بھائی یحییٰ بن عبداللہ مقام فخ سے فرار ہو کر دیلم پہنچا۔ اب یہ مطلب آل ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آگے چوتھی نسل ہے، سارے لوگوں نے مل کر جو ایک بغاوت کی اور وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئے۔ جو اصل ان کے سردار تھے حسن بن علی وہ تو شہید ہو گئے، اب باقی جو ہمراہی تھے وہ اب بھاگے، کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا۔ تو 2 شخصوں کا ذکر ہوا، ایک ادریس کا اور یحییٰ کا۔ ادریس جو ہے وہ طنجہ اسپین کی طرف بھاگ گیا اور یحییٰ بن عبداللہ جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ دیلم کی طرف پہنچے۔ ہادی کی وفات، ہادی نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یہ کوشش شروع کی کہ اپنے بھائی ہارون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہدی بنائے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا آ رہا ہے، ہر ایک نے آ کر ولی عہدی کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یحییٰ بن خالد بن برمک ہارون رشید کا تعلیق وہ مدار المہام تھا، یعنی اس کا وہ منشی کہہ لیں، اس کا ایڈوائزر کہہ لیں۔ اس نے خلیفہ ہادی کو سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔
कई मरतबा याहिया अपनी कोशिश में कामयाब होकर हादी को उस इरादे से बाज रख सका, लेकिन हादी के दूसरे मुसाहिब इसको बार बार इस बात पर आमादा करते रहे कि वो हारून को माजूल करके अपने बेटे जाफर को वली अहदी बनाए। याहिया ने हादी को समझाया था कि आपका बेटा जाफर अभी नाबालिग है, अगर आप आज फौत हो जाएं तो उमराए सल्तनत इस छोटे बच्चे की खिलाफत और हुकूमत को हरगिज़ तस्लीम ना करेंगे और फसादात पैदा हो जाएंगे। हारून को आपके बाप महदी ने आपके बाद वली अहद मुकर्रर किया था। आप हारून के बाद जाफर को वली अहद बना दें तो फिर कोई अंदेशा और खतरा बाकी ना रहे। आपकी ज़िंदगी में जाफर जिस वक्त बालिग हो जाएगा और अपनी काबिलियत का इजहार करेगा, तो मैं हारून को इस बात पर रजामंद कर दूंगा कि वो अपने हक वली हदी से जाफर के हक में दस्तबरदार हो जाए। इन बातों से हादी की तशफ़ी हो गई थी, मगर उमराए सल्तनत जो हारून के मुखालिफ थे, हादी को बार बार आमादा करते रहे। आखिर हारून पर तशद्दुद किया। याह्या ने इस इरादे से मुत्तले होकर हारून को मशवरा दिया कि वो शिकार के बहाने से कहीं चला जाए और हादी से दूर दूर रहे। चुनांचे हारून शिकार की इजाज़त हासिल करके कसरे मुकातिल की तरफ चला गया। हादी ने उसको वापस बुलवाया तो उसने बीमारी का हीला किया और हाजिर ना हुआ। उन्हीं अय्याम में एक ये वाक़या पेश आया कि हादी ने अपनी माँ ख़ज़रान को अमूर सल्तनत में दख़ल देने से बिल्कुल रोक दिया और उसके उन इख्तियारात को जो महदी के ज़माने से हासिल थे, बिल्कुल ज़ब्त कर लिया। माँ-बेटों की इस कशीदगी ने ऐसी नागवारी सूरत इख्तियार कर ली कि एक-दूसरे के दुश्मन हो गए। ख़ज़रान को जब याह्या के ज़रिए मालूम हुआ कि हादी ने अपने बेटे जाफ़र की वलीअहदी के लिए हारून की जान का दुश्मन हो गया है, तो वो हारून की मोहब्बत में और भी ज़्यादा हादी की दुश्मन हो गई और अब बजाय एक याह्या के दूसरी ख़ज़रान भी हारून की हामी बन गई। जब हारून ने हादी की खिदमत में हाज़िर होने से इनकार किया, तो उसके बाद हादी खुद बिलाद मोsul की तरफ रवाना हुआ। वहाँ से वापसी में हारून भी उसके साथ था। रास्ते में हादी बीमार हुआ और 3 दिन बीमार रहकर शब यकशंबा 14 रबीउल अव्वल सन 170 बमुताबिक 786 ईसा बाद करीबन सवा बरस हुकूमत करके वफ़ात पाई। हादी के इस तरह यकायक फौत हो जाने से लोगों को ये ख्याल करने का मौका मिला कि ख़ज़रान ने हादी को अपनी एक लौंडी के ज़रिए ज़हर दिलवाकर मरवा डाला था। चूँकि हादी बीमार था, इसलिए ज़हर ख़ुरानी का वाक़या अफ़शा न होने पाया। याह्या बिन खालिद इस काम में ख़ज़रान का मुशीर और शरीककार था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हादी ने बगदाद से जुर्जान तक डाक बिठाई थी। हादी सखी, खुश मिजाज और किसी कदर जुल्म पसंद था। सल्तनत के कामों से बेपरवाह न था, तनुमंद और सिपाही मिन्श था। उसकी उम्र बहुत कम और खिलाफत का ज़माना बहुत ही थोड़ा था, इसलिए उसके अखलाक का अच्छी तरह इज़हार नहीं हो सका। जी, तो यहाँ पर थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये मैप हमारे सामने है। तो अभी सबसे पहले अबू अब्बास बना, उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर बना, उसके बाद मोहम्मद महदी बना, महदी के बाद उसका बेटा हादी बना और हादी के बाद उसका बेटा हारून बने। हारून उसका भाई हारून रशीद ये जो है ना खलीफा बनेगा। ये 5वां खलीफा होगा बनु अब्बास का, हारून रशीद। हाँ, ठीक है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।